Hello everyone. मेरे पास सैमुअल जॉनसन का एक टॉपिक है फ्रॉम मिल्टन। फ्रॉम मिल्टन जो है, मिल्टन का एक वर्क था पैराडाइज लॉस्ट, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है। सैमुअल जॉनसन जो है वो पैदा हुए थे 1709 में, उनकी डेथ हुई थी 1784 में। सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक राइटर थे, पोइट थे, प्ले राइट थे, एसेइस्ट थे, मॉरलिस्ट थे, क्रिटिक थे, बायोग्राफर थे और एडिटर थे। ठीक है। और उन्होंने ना इंग्लिश डिक्शनरी भी लिखी थी, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। क्योंकि जो सैमुअल जॉनसन है ना, डॉक्टर जॉनसन जो है, उन्होंने पहली इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी। ठीक है। और ये एक न्यू क्लासिसिस्ट थे और 18 सेंचुरी से इनका ताल्लुक था। न्यू क्लासिसिस्ट कौन होते हैं? न्यू क्लासिसिस्ट वो होते हैं जो कहते हैं कि क्लासिकल अथॉरिटीज के ऊपर ना आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। मतलब क्लासिसिज्म को जो चेंज करते हैं ना, वो न्यू क्लासिसिस्ट होते हैं। तो ये एक न्यू क्लासिसिस्ट थे। ठीक है। ये ना राइटर की फ्रीडम पे बिलीव करते थे कि आप ना बाउंड मत हो जाओ, आप न्यू वर्क भी लिखो। ठीक है। हमारे पास ना फिर मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट आता है। अब मिल्टन्स के पैराडाइज लॉस्ट में ना कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट है मेरिट का। मतलब कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कितना काबिल है, कितनी काबिलियत है उसकी। अगर हम देखें ना विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन, मतलब उसकी सेटिंग कैसी थी, जैसे एक दुनिया दिखाई गई, जन्नत दिखाई गई, तो वो सेटिंग के हिसाब से तो वो कहते हैं इसको फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, जॉनसन कहते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस थी ना उसमें सेटिन की, एडम एंड ईव की, वो कहते हैं इस हिसाब से इसको सेकंड पोजीशन मिलनी चाहिए। मतलब वो परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो सेटिंग है ना, मतलब जो डिजाइन है, जैसे दुनिया दिखाई गई है, जन्नत दिखाई गई, दोजख दिखाई गई, वो आउटस्टैंडिंग है, उस हिसाब से इसको मैं फर्स्ट पोजीशन देता हूँ। लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना एडम ईव की या सेटन की, उस हिसाब से मैं इसको सेकंड पोजीशन दूंगा। ठीक है। मतलब वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर सेकंड पॉइंट है मॉरल का। मॉरल का मतलब है कि बेसिकली क्या स्टोरी का, ये जो पूरा पैराडाइज लिखने का मकसद क्या था, मतलब इसका हमारे पास करक समरी क्या आई थी, पूरा लिखने की वजह क्या थी, क्यों लिखा था मिल्टन ने ये। इसके तीन रीजंस थे। एक, टू विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी टू क्लियर द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि भाई गॉड इंसान से क्या चाहता है। ठीक है। टू क्लियर द वेज ऑफ गॉड टू मैन। सेकंड था रीजनेबलनेस ऑफ द रिलीजन, कि बेसिकली मजहब क्या है, उसकी मतलब मजहब के पीछे क्या वजह है, मजहब क्यों है, कैसे है। ठीक है। थर्ड थी नेसेसिटी ऑफ द ओबीडियंस टू द डिवाइन लॉ, कि भाई हमें अल्लाह पाक के हकूक, जो अल्लाह पाक ने हुक्म कर दिए है ना, हमें उनको क्यों मानना चाहिए। ठीक है। ये तीन रीजंस थी। एक, विंडिकेट द वेस्ट ऑफ गॉड टू मैन, दूसरा रीजनेबलनेस ऑफ रिलीजन, तीसरा नेसेसिटी ऑफ द ओबीडियंस टू द डिवाइन लॉ। ये तीन रीजंस थी बेसिकली, इसलिए मिल्टन ने ना अपना ये वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। जो उसके बाद आता है मिल्टन का स्टाइल। अब मिल्टन का स्टाइल जो है ना वो बहुत ही ग्रैंड था। मिल्टन ने ना बड़ा प्यारा पोर्ट्रेयल पोर्ट्रेयल शो किया था डिवाइन जस्टिस और एडम और ईव के फॉल के दरमियान। मतलब किस तरह एडम और ईव का फॉल हुआ था। ठीक है। और फिर उस पे गॉड ने, सॉरी, क्या फैसला दिया था। ठीक है। तो ये बड़ा उन्होंने अच्छे से शो किया था, जॉनसन ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। ठीक है। उन्होंने कहा है कि वाह, व्हाट अ ग्रेटली मिल्टन हैज प्रेजेंटेड द पोर्ट्रेयल ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड एडम एंड ईव फॉल फ्रॉम द इनोसेंस। ठीक है। वो कहते हैं फॉल के बावजूद भी, एडम और ईव का फॉल हो गया था, उसके बावजूद भी गॉड ने उनको सिर्फ जन्नत से निकाला। ठीक है। हेवन से निकाला और उनकी फिर रिपेंटेंस की जर्नी शुरू हुई बेसिकली। फिर ना उनकी रिपेंटेंस की जर्नी शुरू हुई बेसिकली। ठीक है। मतलब कि उनकी तौबा की जर्नी शुरू हुई, मतलब उनको एक सेकंड ऑप्शन दिया गॉड ने। ठीक है। फॉल के बावजूद भी। उसके बाद हमारे पास आता है मिल्टन का चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो देखो उसने अपने टॉपिक का नाम क्या रखा, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि बहुत ही, पैराडाइज लॉस्ट मतलब जन्नत खो देना, ये बहुत बोल्ड सब्जेक्ट है, बहुत एम्बिशियस इसका टाइटल है, ये जो उन्होंने लिखा है ना वर्क। मतलब ये फेट ऑफ वर्ड शो करता है कि पैराडाइज लॉस्ट हुई, एडम और ईव ने जन्नत खोई तो दुनिया बनी ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। फिर उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन ऑफ हेवन एंड अर्थ आया, मतलब हेवन में रेवोल्यूशन आया, हेवन ने एडम और ईव को खोया और अर्थ बन गई एडम और ईव के लिए। ठीक है। रिबिलियन अगेंस्ट द सुप्रीम किंग, क्योंकि गॉड थे ना सुप्रीम किंग, तो रिबिलियन कौन था? सैटन था। सैटन ने अगेंस्ट चला गया गॉड के। ठीक है। और पनिशमेंट ऑफ द क्राइम मिली। सैटन रिबिलियन बना, उसको पनिशमेंट मिली। एडम और ईव ने का फॉल हुआ तो उनको पनिशमेंट मिली, तो ये पनिशमेंट ऑफ द क्राइम भी थी। ये बेसिकली ये उसका एक सब्जेक्ट मैटर था। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन आती है। कंस्ट्रक्शन बहुत एक्सीलेंट थी। मतलब इसमें ना पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन की बात की गई है कि चलो एक दफा फॉल हुआ इंसान का, एडम और ईव का, पैराडाइज लॉस्ट हो गई, फिर पैराडाइज रीगेन भी हो गई। रीगेन कैसे हुई? उनकी रिपेंटेंस से, रिडम्पशन से उन्हें पैराडाइज रीगेन भी हुई। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है ना
कि आप अच्छे काम करो आपको जन्नत मिल जाएगी, मतलब इंसान दोबारा रीगेन कर सकता है, अपने फॉल को खत्म कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बात है कि ये जो हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट था ना, इसका मतलब हमारे पास बिगिनिंग मिडल और एंड हर चीज थी, मतलब ये 2 एपिसोड्स थे। और इसमें ना 2 एपिसोड में 2 चीजें दिखाई गई। पहली चीज ये कि जिस तरह सैटर्न ने रिबिलियननेस शो की, और मतलब जन्नत में ना एक तूफान सा आ गया, एक मतलब एक अपरेस्ट आ गया, कि मतलब एक फरिश्ता, एक गुड एंजल बैड एंजल बन गया। और दूसरी चीज थी एडम और ईव का फॉल होना, ठीक है। मतलब एक एक तरह दो दो पर्सपेक्टिव थे, एक एंजल्स का, दूसरा इंसान का। एंजल्स में जो सैटन था, मतलब वो सैटन बन गया एंजल, वो रिबिलियन हो गया। और जो इंसान थे ना एडम और ईव, उनका फॉल हो गया, ठीक है। ये 2 एपिसोड में स्टोरी कवर हुई थी। फिर जो वीकेस्ट ऑफ एजेंट थे ना, अब एडम और ईव जो है ना वो सबसे कमजोर थे, तभी तो आराम से वो उसकी बातों में आ गए सैटर्न की ना। और वही जो है ना वो ह्यूमन बीइंग्स के ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, ह्यूमन बीइंग में नोबलिस्ट और हाईएस्ट माने जाते हैं। मतलब इंसान इतना ज्यादा खता वाला बंदा है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान इतना कमजोर है। इंसान के जो पेरेंट्स हैं, जो उनके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, इंसान के जो हाईएस्ट है, इंसानों में जो नोबलेस्ट है, वो ही उनका ही फॉलो गया था। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज नहीं दिखानी चाहिए थी ना, मतलब वो क्रिटिसाइज कर रहा है। फिर करेक्टर का पोर्ट्रेयल वो दिखा रहा है जो सैमुअल जॉनसन है। सैमुअल जॉनसन कहता है कि मिल्टन ने बड़े अच्छे करेक्टर चूज किए, मतलब एक तरफ एंजल्स दिखाए, एक तरफ इंसान दिखाए। एंजल दैट कैन बी गुड, दैट कैन बी बैड, लेकिन एंजल्स दिखाए और इंसान दिखाए, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। अब जो सैटन है ना वो बहुत एग्जॉल्टेड का मतलब है पावरफुल। सैटन जो है ना वो बहुत पावरफुल भी है और मोस्ट डिप्रेव्ड भी है, मतलब बहुत ज्यादा करप्ट भी है। मतलब पावरफुल भी है और करप्ट भी है, ठीक है। मिल्टन कहते हैं कि ना जो सैटर्न की लैंग्वेज है ना, मतलब जो रिबिलियन की है, और जो ओबीडियंस की लैंग्वेज है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब लैंग्वेज ऑफ द रिबिलियन कैन नॉट बी सेम विद द लैंग्वेज ऑफ द ओबीडियंस, ठीक है। फिर हमारे पास ना उन्होंने बताया है कि एंजल्स को डिस्क्राइब किया। एड एंजल्स में तो हमारे पास ना सिर्फ सैटर्न ही है, लेकिन गुड एंजल्स ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ना पैराडाइज लॉस्ट में आए हैं। जैसे एक राफील है, राफील जो है ना वो बड़ा माइल्ड और प्लेसिड है। फिर मिकाइल दिखाया गया, मिकाइल बड़ा ही रॉयल है, बड़ा ही लॉफ्टी है, मतलब बहुत ही ज्यादा कभी कभी आता है, बड़ा इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर हमारे पास एब्डियल और गैब्रियल है, कभी कभी इस नॉवल में दिखाया गया, मतलब ये 4 गुड एंजल्स इस नॉवल के अंदर दिखाए गए हैं मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में। फिर इस एपिक के ना 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक ये कि सैटर्न का रिबिलियस हो जाना, दूसरा एडम्स और ईव का फॉल हो जाना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नरेटिव आ जाता है कि बेसिकली नरेटिव क्या था हमारे पास। इसका नरेटिव जो था ना सच था, एक रियलिटी थी। मतलब वो कहते हैं कि जो नरेटिव है ना बेसिकली वो एक रियलिटी को पोर्ट्रे करना था बड़ी खूबसूरत वे में। फिर मशीनरी हमेशा बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स को, कि जॉनसन कह रहे हैं कि मिल्टन ने जो सुपर नेचुरल पावर यूज किया ना, ये मतलब अब देखो सब यकीन नहीं करते इन चीजों पे, हेल पे, हेवन पे, एंजल्स पे। तो वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने शो किया ना। तो इसमें 2 एपिसोड्स भी हैं। फिर इंटेग्रिटी और डिजाइन की बात की कि इसमें प्रॉपर बिगनिंग है, मिडल है, एंड है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये डिजाइन है, ठीक है, मतलब प्रॉपर दिखाया गया है किस तरह एक आदमी का फॉल हुआ, फिर उसका रीगेन हुआ। फिर ना पैराडाइज लॉस्ट जो है ना वो एक खुद इटसेल्फ एक सॉन्ग भी है। पैराडाइज लॉस्ट ना एक पोइम है, याद रखना। ये कोई नॉवल या कोई वर्क नहीं है, ये एक पोइम है, तो वो एक सॉन्ग भी है, एक हीरोइक सॉन्ग है, ठीक है। फिर सेंटिमेंट्स और डिक्शन की बात करें तो उसका सेंटिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब बड़े इमोशंस है पैराडाइज लॉस्ट में। और डिक्शनरी उसकी बड़ी मतलब अच्छी डिक्शनरी यूज की गई, अच्छा वोकैब यूज किया गया है। और थॉट्स कैसे हैं पैराडाइज लॉस्ट के? बहुत ही प्योर है, मतलब ज्यादा रिलीजियस है तो प्योर ही हुए। और फिर हम एलिगरी ऑफ सिन और डेथ की बात करें तो सिन इज द मदर ऑफ डेथ है कहते हैं। मतलब एलिगरी ऑफ सिन एंड डेथ में क्या क्या था, यानी कि ये जो सारा गड़बड़ हुई थी, पूरे एक मिल्टन का फॉल सब कुछ दिखाया गया था, इसमें क्या क्या दिखाया गया था? इसमें कहा था कि सिन इज द मदर ऑफ डेथ। मतलब उन्होंने कहा था कि डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था हेवन के अंदर, हेवन में कोई मरता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सिन किया ना, तो सिन इज द मदर ऑफ डेथ। सिन ने जो है ना वो जन्म दिया डेथ को। मदर क्या करती है? बर्थ देती है ना। तो सिन ने क्या किया? बर्थ दिया डेथ को। तो सिन इज द मदर ऑफ डेथ, कि जब उन्होंने सिन कमिट किया तो उन पर डेथ आ गई। मतलब डेथ का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब तुम मरोगे भी, ठीक है। और डेथ और सिन जो है ना यही आपको दोजख में लेके जाते हैं। भाई वो हमेशा से जन्नत में रह रहे थे, ना डेथ थी ना हेवन और हेल का फैसला था, वो हेवन में ही रहते। लेकिन जब उन्होंने सिन कमिट किया, अब सिन जो है ना वो हमारे पास उनको डेथ की तरफ लेके गया। और डेथ जो है ना, अब वो क्योंकि सिन किया हुआ था, अब जो डेथ आई सिन के बाद, वो ऑब्वियसली उनको हेल में लेके जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया। पहले ये चीजें नहीं होती थी जब तक इंसान हेवन में था ना। तो ये हमारे पास था टोटल सैमुअल जॉनसन का फ्रॉम मिल्टन। इसके बाद ना एंड में हमारे पास कुछ पैराडाइज लॉस्ट में डिफेक्ट्स हैं।
ठीक है, पहला डिफेक्ट हमारे पास है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अपना पैराडाइज लॉस्ट के अंदर ना सैटर्न को ज्यादा शो किया गया, एडम और ईव के बारे में कम कम बताया गया, जिसकी वजह से ना इंसान के बारे में ना 25% पैराडाइज लॉस्ट का जो पोर्शन है वो एडम और ईव के बारे में है, और 75% जो है ना वो सैटर्न और गॉड के बारे में। अब ह्यूमन इंटरेस्ट इसलिए कम हो जाता है कि यार इंसान वाला पोर्शन इतना कम दिखाया गया। अब वो हीरो हीरो थे यार, एडम और ईव बेसिकली इंसानों के मतलब रियल एंसेस्टर्स है, उनका इतना थोड़ा दिखाया गया और सैटर्न का इतना दिखाया गया। तो इसलिए कुछ ह्यूमन इंटरेस्ट कम भी हो जाता है। फिर एडम्स की डिसोबीडियंस दिखाई गई कि भाई जो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे रियल एंसेस्टर्स हैं, वो इतने डिसोबीडियंस है तो शायद इंसान का दिल बुरा हो जाए ना, एक वो वाला कॉन्सेप्ट है। फिर वो एक और डिफेक्ट इसमें प्लेयर एंड टेरर का है। कहीं की बहुत खुशी भी मिल रही होती है और कहीं कहीं बहुत डर भी लग रहा होता है। ये वाला नॉवल पढ़ के ना ज्यादा रिलीजियस है, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हेवन का कॉन्सेप्ट, हेवन देख के खुशी मिलती है, हेल देख के डर लगता है। ठीक है, फिर स्पिरिट्स एंड मैटर में कंफ्यूजन भी है। एंजल्स और इंसान का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है ना, मतलब मैटर मतलब इंसान और स्पिरिट्स मतलब एंजल्स, तो वो एक कंफ्यूजन है इनके बीच में। बाकी एलिगरी ऑफ सिन एंड डेथ दी गई है कि भाई सिन और डेथ तो आई ही हमारे पास इंसान के फॉल के बाद है ना। फिर बोरिंग फ्रॉम इटालियन वर्क्स, अच्छा इटालियन लिटरेचर में ना ये वाले कॉन्सेप्ट होते थे ना, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो कहीं ना कहीं ये वहां से भी कुछ ऐड किया गया है। तो और इसकी राइम स्कीम भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।